So the topic we're going to study today is about cardiopulmonary screening and prevention. ठीक हो गया? कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम जो है यू ऑल नो कि हमारे यहाँ पर भी एंड बाहर भी जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है दैट इज बिकॉज ऑफ कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम। ठीक हो गया? तो उसकी स्क्रीनिंग करना और उसकी प्रिवेंशन किस तरह करनी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक हो गया? अब हार्ट की रियलिटी के बारे में वो बात करते हैं और कहते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस जो हैं दैट इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन अमेरिका। ठीक हो गया? और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस की वजह से इंजाइना हो सकता है। इंजाइना आपको पता है कि हार्ट को जब पुअर सर्कुलेशन पहुंचती है तो उसकी वजह से पेन होती है। ठीक है? उस कंडीशन को इंजाइना कहते हैं। आगे उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है? और हार्ट अटैक्स होते हैं। हार्ट अटैक्स में भी होता है कि अगर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई पहुंच रही होती है टू एनी ऑफ द हार्ट मसल्स तो उसके हार्ट के मसल्स जो है उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसको आप मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। ठीक है? तो these coronary artery diseases are leading cause of death in America, and they are saying almost 72 million of males and 6 million females are suffering from it. एंड फीमेल्स में वो कहते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं, साइलेंट हार्ट डिजीजेस होती हैं फीमेल के अंदर। अच्छा, अब जब बात आती है लंग्स की रियलिटी की, तो लंग्स की रियलिटी के बारे में वो कहते हैं कि सीओपीडी दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज उस दैट इज फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक हो गया? एंड ऑब्वियसली लंग्स डिजीजेस जो है उनमें क्या रिस्क फैक्टर होता है, किस वजह से वो ज्यादा होती है, दैट इज सीरियसली रिलेटेड टू स्मोकिंग। ठीक है? सो दे आर सेइंग कि जो कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेस हैं वो प्रिवेंटेबल होती हैं एंड फिजिकल थेरेपी का उनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर देयर प्रिवेंशन। ठीक है? अब बात आती है फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस की कि व्हाट द फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस कैन डू विद इट। अब कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेस में इंपॉर्टेंट होती है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन किसकी? रिस्क की प्रिवेंशन। अब उन रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करने में आपको हेल्प करती है फिजियोथेरेपी। आपको पता है कि एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिनमें कंटिन्यूस सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है? तो वो आपकी एंड्योरेंस डेवलप कर रही होती है ना, कि आपका हार्ट इतनी एफिशिएंटली काम कर रहा होता है कि अगर आपकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है हार्ट की वो बढ़ जाती है तो वो जो है उस हिसाब से वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? एंड्योरेंस इसी चीज को कहते हैं ना। लेकिन अगर किसी की एरोबिक कैपेसिटी ही नहीं है, मींस कि वो एरोबिक एक्सरसाइजेस करता ही नहीं है, उसका अनहेल्दी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, वो एरोबिक कैपेसिटी ही नहीं है उसकी, तो क्या होगा? उसके मसल्स की डीकंडीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मींस कि उनमें इतनी एंड्योरेंस नहीं रहेगी। ठीक है? अब आपको पता है कि एल्वुलाई जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होते हैं लंग्स के, और लंग्स में जो है आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ जो गैसियस एक्सचेंज होती है दैट इज थ्रू एल्वुलाई। उस प्रोसेस को वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है? अब अगर वो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रही, मींस रेस्पिरेटरी एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन डिमांड ही नहीं मिल रही। जब उसको ऑक्सीजन डिमांड नहीं मिल रही तो वो आपकी जो इस वक्त ऑक्सीजन कैपेसिटी बॉडी की बढ़ी हुई है उसको कैसे फुलफिल करे। ठीक हो गया? फिर वो कहते हैं कि जो इम्पेयर्ड एरोबिक कैपेसिटी है उसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर पंप का या डिसफंक्शन हो जाता है या फेलियर हो जाता है। ठीक है? और अगर इम्पेयर्ड वेंटिलेशन है, मींस रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से आपका वेंटिलेटरी पंप का डिसफंक्शन हो जाएगा या उसका फेलियर हो जाएगा। ठीक है? तो जो रेस्पिरेटरी पंप का फेलियर हो रहा है, इम्पेयर्ड वेंटिलेशन है या इम्पेयर्ड कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ है, कार्डियोवास्कुलर पंप है, दीज आर ऑल लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ एंड दीज आर फैटल। ठीक है? ये इतनी जो है नॉन सीरियस डिजीजेस नहीं है, दीज आर फैटल डिजीजेस, और इनकी प्रिवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया? और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इम्पेयर्ड जब सर्कुलेशन होती है उसकी वजह से आपको लिम्फेटिक सिस्टम में भी डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इन स्लाइड्स में हमने 3 चीजों के डिसऑर्डर पढ़े कि कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन होता है ड्यू टू इम्पेयर्ड एरोबिक कैपेसिटी। ठीक हो गया? रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन होता है ड्यू टू इम्पेयर्ड वेंटिलेशन, और अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से लिम्फेटिक सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक हो गया? अब है चेंजेस इन कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम। कहते हैं कि 4 मंथ्स की जो गेस्टेशन एज होती है, मींस द फीटस इज ऑफ 4 मंथ्स, उस वक्त से जो है आपका हार्ट पंप करना स्टार्ट कर देता है एंड इट वर्क्स थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन। ठीक है?
अब जो है वो कहते हैं कि अगर फीटस में ही कोई सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं, आपको पता है कि आर्ट्रिया के दरमियान में सेप्टास होते हैं, वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टास होते हैं, अगर वो आर्ट्रियाज के दरमियान में जो सेप्टा है उनमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसे आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट कहेंगे, अगर वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो सेप्टा है उनमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहेंगे। अगर इन सेप्टल डिफेक्ट्स में कोई आता है, कोई डिफेक्ट आता है इन सेप्टा में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल जाता है और वो एक हार्ट के लिए एक पोटेंशियल और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है और हार्ट की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जब जो चाइल्ड जो जो बच्चे होते हैं उनमें पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है। आप कभी किसी छोटे बच्चे की पल्स देखें, उसकी पल्स ज्यादा होती है, ठीक है। बट विद एज जब पर्सन जो है वो मेच्योर होता है, तो जो एडल्टहुड में अपने जाता है, तो उसका बीपी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसका पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब कहते हैं कि जो हार्ट के मसल्स हैं उन्हें आप मायोकार्डियम कहते हैं। अब जितना फोर्सफुली, जितना एफिशिएंटली मायोकार्डियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली हार्ट की एफिशिएंसी उतनी ही होगी, ठीक है। अब कहते हैं कि जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है, जो 10 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनका हार्ट रेट जो है एडल्ट्स के साथ कंपेरेबल होता है। एडल्ट्स का हार्ट रेट ये होता है ना 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 10 इयर्स के बच्चे का भी कंपेरेबल होता है, लेकिन उससे कम एज के जो बच्चे होते हैं उनका हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है और उनका बीपी कम होता है। बट व्हेन अ पर्सन और एन एडल्ट मैच्योर्स, तो उनका हार्ट रेट और पल्स रेट जो है वो कम होता जाता है और उनका बीपी राइज होता जाता है, ठीक है। अब बात आती है एरोबिक कैपेसिटी की। कहते हैं कि जी एरोबिक कैपेसिटी जो एज 25 है उससे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपने देखा हो कि छोटे बच्चे होते हैं ना, भाग की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, भाग के उतर आते हैं, भागे फिरते हैं पूरा दिन, वो थकते भी नहीं है। लेकिन हमें कोई एक दफा कहीं की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है तो हम लोग थक जाते हैं ना। तो विद एज जो है आपकी एरोबिक कैपेसिटी जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब एक टर्म है मैक्सिमम वेंटिलेटरी अपटेक। अभी इसमें मैक्सिमम वेंटिलेटरी अपटेक में ये होता है कि दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन द बॉडी इनहेल्स, ठीक है। जो मैक्सिमम अमाउंट है आपकी बॉडी जो ऑक्सीजन इनहेल करती है उसे आप मैक्सिमम वेंटिलेटरी अपटेक कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो है इसमें 5 to 10% ड्रॉप होता है एज अ पर्सन पासिस थ्रू एवरी 10 years, ठीक है। 20 to 80 years एज है पर्सन की, हर 10 साल बाद 5 to 10% जो है इसमें लैक आना शुरू हो जाता है, इसमें ड्रॉप आना शुरू हो जाता है। योर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी इनहेल्स, उसमें 5 to 10% का ड्रॉप आना शुरू हो जाता है आफ्टर एवरी 10 years बिटवीन एज 20 and 80, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जो एरोबिक कैपेसिटी है वो मैयर है किसकी, मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन की, मींस VO2 मैक्सिमम की। अब अगर एरोबिक कैपेसिटी विद एज डिक्लाइन हो रही है तो मींस कि VO2 मैक्सिमम भी विद एज जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अब जो डिक्लाइन है VO2 मैक्सिमम में, अब आपको पता है कि मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है। मैक्सिमम हार्ट रेट इस तरह निकालते हैं, आपने फिजियो में पढ़ा होगा कि 220 में से आपने अपनी एज निकालनी है, ठीक है। अब 220 में से सपोज आपकी एज 25 है, तो आपने 25 माइनस किया तो पीछे 195, मींस योर मैक्सिमम हार्ट रेट इज 195, ठीक है। आपका हार्ट मैक्सिमम लेवल पे जिस तक बीट कर सकता है दैट इज 195, ठीक है। आप ट्रेडमिल करते हैं ना या वो करते हैं साइकिलिंग करते हैं तो उसमें कई दफा हार्ट रेट काउंट हो रहा होता है, तो आप कभी उसको देखें, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है 195, तो आपने इतनी एक्सर्शन नहीं करनी कि 195 से अबव आपका हार्ट रेट चला जाए, ठीक है। अब कॉमन सेंस बनती है ना। अब जिसकी एज है 80, ठीक है, सपोज किसी की एज है 80, अब 220 में से आप 80 माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 140 बच जाएगा, मींस कि एक पर्सन का मैक्सिमम, जिसकी एज 80 है उसका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है, 140 है। वो 140 बीट्स पर मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अदरवाइज उसके हार्ट पे बहुत ज्यादा क्रूशियल इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। अब विद एज जो है VO2 मैक्सिमम डिक्लाइन हुआ, आपका मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो कम हुआ, ठीक है। आपके मसल का मैस जो है वो कम हो जाता है, आपके मसल्स की डिमांड कम हो जाती है। जाहिर है आपने उसको इस लेवल पे पहुंचने ही नहीं देना कि वो इतनी ज्यादा जो है वो हार्ट रेट पे जाए, ठीक है। तो उसको कम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लंग्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करें, तो आपने स्लोली जो है डिक्लाइन करवाना है VO2 मैक्सिमम का, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक जो है वो आपकी सडनली डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए, विद एज उसका डिक्लाइन होना चाहिए, सडन डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। अब सडन डिक्लाइन किन कंडीशंस में हो सकता है? सडन डिक्लाइन उस पर्सन में हो सकता है जिसको थीरोसिक्लोरोसिस है, ठीक है, जिसको एल्जमा है, ठीक है, जिसको कोई और COPD है, कोई और ब्रीदिंग डिसऑर्डर है या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, उसमें VO2 मैक्सिमम अपनी एज से ज्यादा जल्दी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट इज कि VO2 मैक्सिमम ने विद एज डिक्लाइन होना है, बट आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो उसमें सडन डिक्लाइन ले आएगा, ठीक है, और उससे आपके लंग्स के फंक्शन और आपके हार्ट के फंक्शन जो है वो ठीक हो गया। उसके बाद है कंसिस्टेंट फिजिकल एक्टिविटी ओवर द कोर्स ऑफ वंस लाइफ हैज बीन फाउंड टू मेंटेन वेंटिलेटरी ऑक्सीजन अपटेक। अब ऑब्वियसली अगर आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो आपके VO2 मैक्सिमम को सडन डिक्लाइन लेकर जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं, लाइफस्टाइल एक्टिव रखते हैं, तो आपका जो वेंटिलेटरी ऑक्सीजन अपटेक है वो मेंटेन ही रहेगा। लेकिन अगर आप जो है फिजिकल एक्टिविटी आपकी रेगुलर नहीं है, तो क्या होगा कि आपके कार्डियोपल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, आपके हार्ट मसल्स की डीकंडीशनिंग होती जाएगी ओवर योर लाइफ स्पैन। कार्डियोपल्मोनरी कंडीशंस की जब आपने स्क्रीनिंग करनी है, तो उसमें सबसे पहले तो आपने देखना है कि इन्फेक्शंस ना हो। इन्फेक्शंस में क्या है कि लाइक निमोनिया ना हो, ठीक है, निमोनिया में यूजुअली रेस्पिरेटरी रेट्स जो है वो एलिवेटेड होते हैं, सो आपने देखना है निमोनिया ना हो पर्सन को। उसको एजमा ना हो। एजमा में क्या होता है कि चेस्ट पेन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, कफ होती है, वीज होती है, ठीक है। जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं उनमें आपने देखना है कि उनमें आपने स्क्रीनिंग करवानी है लंग की, थ्रोट की या माउथ की कैंसर्स की, ठीक है। आपने फैमिली हिस्ट्री देखनी है, फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कोई और हार्ट डिजीज, कोई पल्मोनरी कंडीशन तो नहीं परसिस्ट कर रही, फैमिली में स्मोकर्स हैं या नहीं है, ठीक है, उनको कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज तो नहीं थी, उनकी जेनेटिक्स में कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, उनकी जो है फैमिली में पल्मोनरी और हार्ट डिजीजेस या हार्ट कंडीशन किस तरह की है, ठीक है। और आपने सेकंड हैंड स्मोकर एक्सपोजर देखना है। सेकंड हैंड स्मोकर एक्सपोजर ये होता है कि आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो जिसके अंदर स्मोक है। वो इधर ये भी हो सकता है कि आपके नियर बाय पर्सन बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर सकता है, या आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आप स्मोकी एनवायरनमेंट में रहते हो, या आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर स्मोक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आप कहते हैं कि आपने उस पर्सन की पल्मोनरी इलनेस की हिस्ट्री और उसकी कार्डिक इलनेस की हिस्ट्री ले लेनी है। उसमें देखना है कि उसको कोई कंजेनिटल हिस्ट्री तो नहीं है। कंजेनिटल मींस के बाय बर्थ उसको या जेनेटिकली उसको कोई पल्मोनरी डिसऑर्डर हो, जैसे कि अस्थमा, ठीक है। उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो स्मोक तो नहीं करता, वो एक्सरसाइज तो नहीं करता, उसकी डाइट कैसी है। अब बेटा जब आपने उसको स्मोकिंग के बारे में काउंसलिंग कर दी, आपने उसकी डाइट के बारे में काउंसलिंग कर दी, उसकी एक्सरसाइज के बारे में काउंसलिंग कर दी, फिर जब आपने उसकी एक्सरसाइज की प्रिस्क्रिप्शन बनानी है, तो यू ऑल नो दैट कि हम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन किस बेस पे बनाते हैं। हम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं एट द फिट प्रिंसिपल, जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी देखनी होती है एक्सरसाइज की, उसकी इंटेंसिटी देखनी होती है, उसकी टाइप्स देखनी होती है, टाइम देखना होता है, और इंजॉयमेंट देखनी होती है एक्सरसाइज की, ठीक हो गया। आपने उस पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स निकालना है। बॉडी मास इंडेक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसका वेट लें, उसकी हाइट लें, और फिर देखें कि इसका वेट जो है इधर नॉर्मल है, अंडरवेट है, या ओवरवेट तो नहीं है। अगर ओवरवेट या ओबेसिटी में है तो दैट इज अ लीडिंग कॉज और दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। और अगर वो अंडरवेट में आता है तो बहुत सारी ऐसी पल्मोनरी कंडीशंस होती हैं जिनमें वेट बड़ी तेजी से रिड्यूस हो रहा होता है। मोस्टली स्मोकर्स का भी वेट रिड्यूस होता है, अंडरवेट होते हैं वो, तो आपने उस रिस्क फैक्टर को देखना है, ठीक है। तो रिड्यूस वेट या ओबेसिटी जो है दैट इज अ रिस्क फैक्टर, ठीक हो गया। आपने उसका ब्लड प्रेशर, उसका पल्स रेट, उसका रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करते रहना है। स्फेगोमेनोमीटर से, स्टेथोस्कोप से आप उसके लंग्स को, स्टेथोस्कोप से आप उसके लंग्स की जो साउंड्स हैं वो सुनते हैं, स्फेगोमेनोमीटर से आप उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। आपने देखना है कि उनमें फटीग तो नहीं रहती, वीकनेस, मलेज होती है कि हल्का हल्का पूरा बुखार और बॉडी एक फील होना, ठीक है, फीवर और इलनेस फील होना। ब्लड प्रेशर देखना है, आपने पल्स रेट देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है। जो एज और जेंडर के साथ आपने उसको मैच करना है कि विद एज और जेंडर इसका ठीक जा रहा है। उसकी ओवर द काउंटर मेडिकेशन देखनी है कि वो डेली कौन कौन सी मेडिसिन लेता है, उसको कोई अनयूजुअल नेजल डिस्चार्ज तो नहीं होता, उसके माउथ या थ्रोट में कोई लीजन, कोई सोर, कोई अनयूजुअल लम्प,
टेंडरनेस या डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। आपने उसकी चेस्ट को एग्जामिन करते हुए उसकी चेस्ट पेन के बारे में पूछना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का पूछना है, उसको कफ या वीज तो नहीं है। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की आप स्क्रीनिंग दिखा रहे हैं तो आपने देखना है कि उसको पेन तो नहीं है विद और विदाउट एक्सर्शन, उसको डिजीनेस तो नहीं है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं है विद स्लीप या विद ड्यूरिंग स्लीप जो है। ठीक है, फिर पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ये होते हैं कि उसको पेरिफेरीज में कोल्डनेस, मतलब कि हाथ पांव ठंडे होना, नमनेस होना, टिंगलिंग होना, उनमें स्वेलिंग होना, हैंड्स में पेन होना, लेग्स का डिस्क या हैंड्स और फीट का डिस्कलर्ड होना या वेरिकोज वेन होना। ठीक है, फिर कॉमन कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजीज में हार्ट डिजीजेस में आपको पता है कि कार्डिक डिजीजेस भी होती हैं, वास्कुलर डिजीजेस भी होती हैं। जो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के पेशेंट होते हैं उनकी फर्स्ट ईयर में ही डेथ्स जो है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, अब करोनरी आर्टरी डिजीजेस होती हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं, स्कीमिक हार्ट डिजीजेस, रूमेटिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इतनी डिजीजेस हैं हार्ट डिजीज जो कॉमनली होती हैं। ठीक है, और जो है ये प्रिवेंटेबल होती हैं थ्रू फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट और थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, अगर किसी को चेस्ट पेन होती है ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज तो वो इम्पोर्टेंट अटेंशन का साइन है। ठीक है, अगर उसको प्लूरेसी है मींस कि उसके जो है लंग्स की जो मेम्ब्रेन्स है वो अगर इन्फ्लेम्ड है या उसको इनडाइजेशन होती है मींस कि उसको हार्ट बर्न होता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन है दैट इज टुवर्ड्स अ चेस्ट हार्ट डिजीज। फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को आपने मॉनिटर करना है। उसमें क्या होता है कि अगर पर्सन जो है वो लेटा है, लेट के जब वो उठता है तो सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर जो है दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। आपने देखना है उसको वो तो नहीं है। ठीक है, आपने उसकी लिपिड प्रोफाइल देखनी है। ठीक हो गया, अब आप उसके जो है ब्लड प्रेशर देखें, उसके देखें कि डायबिटीज तो नहीं है, उसको एब्डोमिनल उसके मतलब कि एब्स के ऊपर ओबेसिटी तो नहीं है, स्ट्रेस लेवल उसका कितना है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कंजप्शन कितनी करता है, वो एक्सरसाइज करता है या नहीं करता। ठीक है, वो अल्कोहल तो नहीं कंज्यूम करता। ठीक हो गया, अब प्रिवेंशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली वेट कंट्रोल करना। ठीक है, लो सैचुरेटेड फैट डाइट, आपने स्मोकिंग को क्विट कर दें, डायबिटीज पे कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल रखें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर रिक्वायर्ड है तो वो लें। फीमेल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लो एस्पिरिन डोज। ठीक है, लो एस्पिरिन डोज जो है दैट इज इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग देयर रिस्क फैक्टर्स टुवर्ड अल्सर्स, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज या हेमरेज या स्ट्रोक से। ठीक हो गया, कहते हैं कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छा है तो लो डेंसिटी लिपिड्स जो है वो तो आपके वैसे ही रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपने उनके हार्ट की कंडीशन की, हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनकी जो ट्रेनिंग है या एक्सरसाइज है वो आफ्टर हॉस्पिटल भी मतलब कि आफ्टर डिस्चार्ज भी कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है, उनको आप सूटेबल वॉक कहें, जॉगिंग कहें, साइकिलिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स, डांस या डिफरेंट फिजिकल कंडीशन के अंदर इनको इन्वॉल्व करके रखें। ठीक है, और आपने उनके हार्ट मसल्स को ट्रेन करना है फॉर इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, आप उनके स्ट्रेस की मैनेजमेंट करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हार्ट डिजीजेस। एक रिकमेंडेशन ये है कि 35 मिनट्स की आपने एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है 3 टाइम्स पर वीक 16 वीक्स के लिए। ठीक है, और आप 1.5 घंटा उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाएं फॉर 16 वीक्स। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यही है कि जो यंगर पेशेंट्स होते हैं, जो यंगर हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें स्ट्रेस का लेवल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जो है उनकी ये कंडीशन होती है, तो उनकी आपने प्रॉपर काउंसलिंग करानी, उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करवानी, उनकी किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग करवाएं कि उनकी प्रॉपर जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, जिसकी वजह से जो भी उनकी हार्ट डिजीज की वजह से जो कंडीशन हुई है उसके रिस्क फैक्टर्स रिड्यूस हो जाए और फर्दर डिसेबिलिटी से वो प्रिवेंशन हो। ठीक है, लेक्चर ये लंबा था सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट